Welcome student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about human respiratory system. आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है, यानी कि ह्यूमन किस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की इनहेलेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन वो किस तरीके से करते हैं। बेसिकली अगर हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो इनके अंदर दो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, इन दो पोर्शंस के ज़रिए ये क्या करते हैं कि अपने अंदर इनहेलिंग का प्रोसेस करते हैं, एक्सहेलिंग का प्रोसेस करते हैं। वो दो पोर्शन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है एयर कंडक्टिंग पोर्शन। एयर कंडक्टिंग पोर्शन, ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन है जिसके अंदर एयर जो है कंडक्ट होती है, इनहेलेशन होती है। उसके अलावा सेकंड जो पोर्शन है वो है गैस एक्सचेंज पोर्शन। एक्सचेंज पोर्शन जिसके अंदर क्या होती है, एक्सहेलेशन होती है, या सिंपली आप इसको इनहेलेशन का कह सकते हैं, इनहेलेशन का प्रोसेस कह सकते हैं, और इसको आप क्या कह सकते हैं, एक्सहेलेशन का। तो बेसिकली ये इन दो पोर्शन होते हैं। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये मैकेनिज्म की बात नहीं मैं कर रहा, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम कि इसका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके दो पोर्शन होते हैं। एक होता है एयर कंडक्टिंग पोर्शन और एक होता है गैस एक्सचेंज पोर्शन। तो सबसे पहले हम एयर कंडक्टिंग पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे डीपली कि ये पोर्शन जो है किन किन पार्ट्स के ऊपर डिवाइड होता है, किन किन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी के अंदर, एयर जो है इंटर होती है वो किसके ज़रिए होती है, थ्रू नेसल कैविटी के ज़रिए, या ओरल कैविटी भी हम इसको नाम दे सकते हैं, नेजल कैविटी के ज़रिए, या इन अदर वर्ड हम इसको ओरल कैविटी का भी नाम दे सकते हैं। एयर जो है इंटर होती है थ्रू किसके ज़रिए, हमारी बॉडी के अंदर नेसल कैविटी के ज़रिए। तो यानी कि हमारे मुंह के अंदर यानी कि नाक के ज़रिए जो है बॉडी एयर जो एंटर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी, उसके बाद जो एक पोर्शन शुरू हो जाता है जिसको हम फेरेंक्स का नाम देते हैं, फेरेंक्स। अभी आप इसको फेरेंक्स के ये डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि फेरेंक्स कौन सा पार्ट होता है। बेसिकली फेरेंक्स होता है, ये कॉमन एरिया होता है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि ये वो कॉमन एरिया है जहाँ पर यानी कि अगर हम फूड की बात करें तो फूड का ये इसी हिस्से से फूड जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाती है, और एयर जो है वो किसके अंदर जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाती है, नेसल कैविटी से होकर या ओरल कैविटी से होकर। तो ये फेरेंक्स जो ये कॉमन एरिया होता है, सबसे पहले किसके अंदर जाएगी, फेरेंक्स के अंदर जाएगी। अगर खुराक है तो वो भी फेरेंक्स के अंदर जाएगी, अगर एयर तो है वो सबसे पहले वो भी किसके अंदर जाएगी, फेरेंक्स के अंदर जाएगी। तो ये कॉमन एरिया होता है किसका, हमारी बॉडी का, या इसका अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कॉमन एरिया होता है। अब बेसिकली जो फेरेंक्स है ये किसके साथ अटैच होता है, लेरेंक्स के साथ। किसके साथ अटैच होता है, लेरेंक्स के साथ। लेरेंक्स को बेसिकली हम वॉइस बॉक्स का भी नाम देते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ जो है ये निकलती है, जिसको हम वोकल कॉर्ड्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये लेरेंक्स का ये एक पार्ट होता है, कॉमन एरिया होता है, यानी कि ये सिंपली आप ये भी कह सकते हैं फेरेंक्स जो है किसके साथ कनेक्ट होता है, लेरेंक्स के साथ, और उसके अलावा इसोफेगस के साथ। इसोफेगस, अब इसोफेगस क्या है, ये जो हमारी खुराक की नाली है इसको हम इसोफेगस कहते हैं। तो बेसिकली ये जो फेरेंक्स है ये लेरेंक्स और इसोफेगस इन दोनों के साथ ये कनेक्ट होता है, अटैच होता है। अब बेसिकली एक होता है एपिग्लोटिस, क्या वर्ड है, एपिग्लोटिस। अब बेसिकली एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है, एपिग्लोटिस का फंक्शन ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये माउथ है, ठीक है, माउथ से ये एयर जो है अंदर जा रही है, ठीक है, नेसल कैविटी फर्ज कर लीजिए, एयर अंदर इंटर हो रही है। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है एपिग्लोटिस का जो क्या करता है कि हमारी जो सांस की नाली है और खुराक की नाली है, ट्यूब्स है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर एयर इंटर हो रही होती है तो वो क्या करता है, एपिग्लोटिस जो है वो किसके ऊपर आ जाता है, ये फूड वाली ट्यूब के ऊपर आ जाता है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें ये फूड वाली ट्यूब है, ठीक है, अब ये एपिग्लोटिस जो है इसके ऊपर आ जाएगा। अब जब हम फूड खुराक वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये एपिग्लोटिस इसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि इसका ये एक्सचेंज का प्रोसेस होता है
कि हमारी बॉडी के अंदर जो एपिग्लोटिस है ये फेरेंक्स के ऊपर ही होता है। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एपिग्लोटिस है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो ये फ्लैप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अब बेसिकली जो फेरेंक्स ये होता है कि वो एपिग्लोटिस ये क्या करता है कि एयर को इंटर करने की इस वजह एपिग्लोटिस की वजह से जो है एयर जो है इंटर होती है ट्रैकिया के थ्रू किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और ये एपिग्लोटिस ही वो पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी, जिसके जरिए खुराक क्या जाती है, स्टोमक के अंदर जाती है। तो ये बेसिकली ये था थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर आई, फिर ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, सॉरी फेरेंक्स के अंदर, उसके बाद लेरेक्स के अंदर आ जाएगी। तो ये आपने पॉइंट थोड़े से ज़हन में रख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेरेंक्स के पास पहुंच गया एयर। अब लेरेंक्स के बाद कहाँ पर जाएगी? अब ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, फ्रॉम एयर लेरेंक्स से होकर ये किसके अंदर चल जाएगी, ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के अंदर। अब बेसिकली ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया बेसिकली एक विंड पाइप है। क्या है? विंड पाइप। ये जो मज़ीद आगे जो है राइट और लेफ़्ट लंग्स के अंदर, यानी कि ब्रोंकस के अंदर ये आगे डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकस के अंदर ये आगे लेफ़्ट और राइट ब्रोंकस के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, विंड पाइप है। अब बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन जो होता है ये ट्रैकिया का, ये किसके अंदर सिर्फ ओनली के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, जो लेरेंक्स फेरेंक्स पढ़ रहे थे, नेसल कैविटी पढ़ रहे थे, ओरल कैविटी पढ़ रहे थे, उनका जो फंक्शन होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी रोल प्ले करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होता है, ये सिर्फ किसके अंदर रोल प्ले करता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अब बेसिकली ये जो आगे मज़ीद किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ़्ट ब्रोंकस के अंदर, लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकस के अंदर। अब ब्रोंकस इसका अगर हम ये तो प्लूरल की बात करें, दो हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, ब्रोंकाई हो जाएंगे। अब हर ब्रोंकस के बाद यानी कि इंटर कहाँ पर पहुँच गया है, एयर जो है कहाँ तक इंटर हो चुकी है, ब्रोंकस में। अब उसके बाद क्या होगा कि हर ब्रोंकस के बाद एयर जो है हमारे लंग्स के में पहुँच जाएंगी। कहाँ पर चल जाएगी, लंग्स में, लंग्स में। अब जैसे एयर जो है लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगी अब बेसिकली हमारे लंग्स के अंदर ये जो ट्रैकिया होते हैं यानी कि ब्रोंकस होते हैं, ये आगे मज़ीद जो है स्मॉल ट्यूब्स के अंदर, स्मॉलर छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर ये डिवाइड होते हैं, या आप इसको ब्रांचेस भी कह सकते हैं। तो उसको हम स्मॉल ट्यूब्स को, उन ब्रांचेस को हम नाम दे देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। यानी कि लंग्स के बाद कहाँ पर चलेगी एयर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब ब्रोंक्यूल्स के अंदर एयर जो है पहुंच चुकी है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये आगे मज़ीद जो है ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होंगे। ब्रोंक्यूल्स जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड होंगे। तो ये डायग्राम के अंदर भी आप इजीली ये इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन के ज़रिए कि कहाँ पर पहुँच चुकी है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है एयर पहुँच चुकी है। तो ये था फर्स्ट पोर्शन यानी कि एयर कंडक्टिंग पोर्शन, जिसके ज़रिए ऐसा वो पोर्शन जिसके ज़रिए इंटर जो है हमारे लंग्स के अंदर इंटर हो चुकी है, अभी ब्लड के अंदर शामिल नहीं हुई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गैस एक्सचेंज पोर्शन, यानी कि जिसके थ्रू पोर्शन जिसके थ्रू क्या होता है कि ब्लड के अंदर गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है, गैस एक्सचेंज पोर्शन। अब बेसिकली गैस एक्सचेंज पोर्शन के अंदर क्या होगा, ये जो स्मॉल ट्यूब्स थे, ब्रोंक्यूल्स जो थे, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स की बात करें, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स की स्मॉल ट्यूब जो थी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कह लें आप, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का नाम ही दे दें, ठीक है, आपको समझने के लिए ईजी हो जाएगी। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है ये मज़ीद आगे जो है किसके अंदर डिवाइड हो जाएंगे, एल्व्यूलर डक्ट के अंदर, डक्ट के अंदर, ठीक है, डक्ट कहते हैं नाली को कहते हैं। अब बेसिकली जो एल्व्यूलर डक्ट है ये क्या करेगी, इन ब्रोंक्यूल्स को और एक ग्रेप लाइक पाउचिंग को, किनको, ग्रेप लाइक पाउचिंग को, उन पाउचिंग ग्रेप लाइक पाउचिंग को हम क्या नाम देते हैं, एल्व्यूलाई का नाम देते हैं। इनको आपस में कनेक्ट करेंगी, एल्व्यूलर डक्ट जो है इन ब्रोंक्यूल्स को और एल्व्यूलाई को आपस में क्या कर देगी, कनेक्ट कर देगी, ताकि एयर की जो एक्सचेंज है आसानी से हो सके।
अब बेसिकली इन एल्वियोलाइज को बहुत से कैपिलरीज ने सराउंडिंग किया होता है, यानी कि घेरा होता है। इनके इर्द गिर्द बहुत से कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब जिस तरीके से हम बात करें कि नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है, इसी तरीके से इन लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। तो बेसिकली ये एक फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई का तो सो आप इसी वजह से क्या होता है कि यानी कि ज़्यादातर जो एक्सचेंज पोर्शन है, गैस एक्सचेंज पोर्शन है, वो किन के ज़रिए होती है, इन एल्वियोलाई के ज़रिए ही होती है। और ज़्यादातर की क्या बात करनी है, 100% जो है एल्वियोलाई के ज़रिए ही ये सारी गैस एक्सचेंज पोर्शन जो है होती है। अब बेसिकली होता क्या है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू कि जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर शामिल हो जाती है, ब्लड के थ्रू अंदर शामिल हो जाती है। अब चूंकि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो कोई भी सब्सटेंस जो है मूव करता है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन और अंदर इंटर हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर चली जाएगी। अब ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एक तरफ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो इंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो रही है। अब ये हो किस एल्वियोलाई के अंदर ही हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, यानी कि गैस एक्सचेंज पोर्शन जो है इस तरीके से डिवाइड होता है कि अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैस एक्सचेंज इस तरीके से होती है। तो बेसिकली ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर फर्स्ट हमने एयर कंडक्टिंग पोर्शन पढ़ा और सेकंड जो हमने गैस एक्सचेंज पोर्शन पढ़ा, जिसके अंदर क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती है। ओके, थैंक यू।